नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है वो 9 जून को होने जा रहा है। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि डेट एक्सटेंड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन पीएससी की ओर से जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, हमें हमारा जो एग्ज़ाम है 9 जून के अकॉर्डिंग ही समझना है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें तैयारी करना है। तो आज की वीडियो में हम दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम इंस्ट्रक्शन आपको बताने वाले हैं कि हमें एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 फेज 1 का जो एग्जाम है वो 9 जून को होने जा रहा है और फेज 2 है वो 4 अगस्त और फेज 3 है वो 17 नवंबर। तो सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम सेंटर पर हमें जो चीज़ ले जाना है, वैसे ऑलरेडी आप सभी जानते हैं, तो सबसे पे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की कॉपी आपको लेकर जाना है और उसी के साथ आइडेंटिटी प्रूफ में भी आपको लेके जाना है। अब आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास क्या होना चाहिए? एक हो गया आपका वोटर आईडी कार्ड, दूसरा हो गया आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। इनमें से कोई भी आप एक आईडी ले जा सकते हैं जिसमें आपकी एक फोटो होना चाहिए, है ना, क्लियर दिखना चाहिए। ओरिजिनल लेके जाना है कुल मिलाकर बात करें तो इनमें से यदि आपके पास कोई भी एक आईडी है तो बिल्कुल उसको ले जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि इसमें जो नेम है, आपका नेम है, इसमें बाद आपका फादर नेम है और इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ है। ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपका नेम हो गया, फिर इसके बाद आपका फादर नेम हो गया और इसके बाद आपकी डीओबी हो गई। ये तीन चीज मैच होती है आपकी, इसके बाद कुछ भी मैच नहीं होता है ना। फोटो वोटो तो क्या होता है कि लेटेस्ट फोटो उसमें देख लेते हैं, बाकी कुछ दिक्कत नहीं। बाकी नेम आपके जो वोटर आईडी कार्ड में है, मतलब जो आइडेंटिटी कार्ड में है उसमें सेम होना चाहिए। इसके बाद आपका जो फादर नेम आपने इसमें मेंशन किया है उसमें भी आपकी पापा के नाम की स्पेलिंग सेम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ भी पूरा क्लियर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन ये आती है कि जो लेडी है उनकी मतलब शादी हो जाती है तो उनका सरनेम चेंज हो जाता है ना। कोई कोई अपने हस्बैंड का नाम हस्बैंड का सरनेम यूज कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब हम इसमें फॉर्म डालते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हमें जो फॉर्म फिल करना है वो 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। अब 10वीं की मार्कशीट में फादर नेम कुछ और है, फादर नेम फिल कर लिया हमने। फिर इसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है तो आपका आधार कार्ड हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, उसमें फिर अपने हस्बैंड का नाम आ जाता है। तो उस कंडीशन पे क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं? तो इस कंडीशन पे दोस्तों आप चाहो तो आपके पास जो पुराना आधार कार्ड है जिसमें आपके फादर का नाम मेंशन है उसको ले जा सकते हैं। दोनों आप कार्ड ले जाइए। बस आपको वहां पे वेरीफाई ये करना होता है कि जो कैंडिडेट का जो पेपर हो रहा है आप वही कैंडिडेट है या फिर अदर कैंडिडेट, इसीलिए इन चीज़ों को मैच किया जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत हो चुकी है तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, या फादर नाम में स्पेलिंग गलत हो गई है तो आप एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। उनका मकसद और कुछ होता है, मतलब कि जो एग्ज़ाम हो रहा है और जिसका एग्ज़ाम हो रहा है वही कैंडिडेट है या फिर अदर कैंडिडेट है, उनको मेन मकसद ये होता है। तो इस कंडीशन में आप इसको ले जा सकते हैं। और इसके बाद आपका जो तीसरा रहेगा वो है आपका ब्लैक बॉल पेन। मतलब आपका ओएमआर बेस पे एग्जाम हो रहा है, ऑलरेडी आप सभी को पता है, ऑफलाइन मोड से एग्जाम होगा, तो आपका ब्लैक बॉल पेन आपको लेके जाना है। पानी पीने के लिए एक ट्रांसपेरेंट बोतल भी आपको लेके जाना है। वैसे बोतल की जरूरत नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे सेंटर पे आपको सारी व्यवस्था मिल जाएगी, आपको अपनी सीट पर भी पानी मिल जाएगा। लेकिन ये तीन चीज ऐसी है कि आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ में आप वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पासपोर्ट की कॉपी ले जा सकते हैं। और ब्लैक बॉल पेन आपको कंपलसरी है लेके जाना है बिल्कुल। और इसके बाद जो आपको जो मेरिट के बाद सरनेम फादर नेम कुछ चेंज होता है तो बिल्कुल आप इनका इस तरीके से यूज कर सकते हैं, पुराना वाला नया वाला ऐसा यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन मोड से होता है एग्जाम और इस तरीके से करते हैं। बाकी और अदर इंस्ट्रक्शन है उसके रिगार्डिंग हम चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, तो बने रहिए मेहरा क्लासेस पे।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर किसी के एडमिट कार्ड से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या क्या महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो पहला एग्ज़ाम होने जा रहा है वो 9 जून को, मतलब फेज़ 1 का 9 जून को एग्ज़ाम है। ऑलरेडी आप इसको जानते हैं। और इसके बाद 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आपका पेपर बंद होने वाला है। MPG के संडे आपका डे रहेगा। और 9:30 बजे उपस्थित रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे देख सकते हैं 9:30 बजे का दे रखा है। 9:30 बजे 9:40 तक आप आराम से पहुंच सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेंटर पर पहुंचिए और रिलैक्स हो जाइए। बाकी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट पेपर जनरल स्टडीज़, देन विषय कोड 0 बन रहेगा। और इसके बाद एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे देख सकते हैं और इनका ये दिया गया है इंदौर में। इसके बाद दूसरा जो पेपर रहेगा वो 9/6/2024 मतलब सेम डेट में ही रहेगा। ये पेपर आपको 1 बजे से लेकर 4 बजे तक चलेगा, वही डे संडे। 12:30 बजे इसकी रिपोर्टिंग स्टार्ट या एंड हो जाएगी। इसके बाद सेकंड पेपर हिंदी, और वही ये कोड इसका इतना दे रखा है और सेंटर आपका वही रहेगा। तो ये थे आपके मतलब इसका टाइम टेबल, हमें किस टाइम पे पहुंचना है और क्या क्या इसका शेड्यूल है। अब जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं हमें लिए वो हम समझ लेते हैं इसमें। तो यहाँ पे क्लियरली, वैसे तो ऑलरेडी आप जानते हैं और हम अभी थोड़ी देर पहले समझ भी आया। तो महत्वपूर्ण जो निर्देश दिए गए हैं हमें वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी अपने साथ प्रवेश पत्र के अतिरिक्त, मतलब प्रवेश पत्र तो लाना ही है, इसके अतिरिक्त निम्न में से कोई एक मान्य फोटो युक्त मूल पहचान पत्र अवश्य लाएं। बिना मान्य पहचान पत्र के परीक्षा कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और मान्य पहचान पत्र इनमें से कौन कौन से लागू होंगे ऑलरेडी हम आपको अभी जस्ट बता कर आए हैं। वैसे मतदाता परिचय पत्र जिसको वोटर ID कहते हैं, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गए, पासपोर्ट, फोटो युक्त तो बैंक पासबुक भी चल जाएगी आपकी। केंद्र शासन, राज्य शासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, अन्य नियोक्ता द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत अभ्यर्थी के मामलों में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा फोटो जारी पहचान पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो युक्त परिचय पत्र ले जा सकते हैं। तो ये दे रखे हैं आपको और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग इनको ले जा सकते हैं। इनमें से वैसे आप इनमें से कोई ना कोई तो आपके पास होगा ही होगा। बाकी नेम, फादर नेम में कोई मिस्टेक आती है तो आप पुराना वाला भी ले जा सकते हैं। वो ये समस्या सिर्फ ओनली गर्ल्स के साथ आने वाली है। तो आप पुराना जो अपना आधार कार्ड है उसको ले जा सकते हैं और आपको बिल्कुल डेफिनेटली एग्जाम सेंटर पे आपको एंट्री मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड नंबर पर हम यहाँ पे देख सकते हैं तो अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उपस्थित पत्रक पर हस्ताक्षर करेंगे, मतलब जो एडमिट कार्ड है उस पर। और इसके बाद इसमें नहीं जाएगा, बाकी जो पत्रक दिए जाएंगे उसमें आपको हस्ताक्षर करेंगे, वो बाकी जो इन्विजिलेटर होते हैं उनके माध्यम से हो जाएगा। इसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। निर्धारित स्थान पर अपने बाएं हाथ के अंगूठे का अथवा बाएं हाथ अंगूठा ना होने पर दाएं हाथ के अंगूठे का निशान अवश्य लगाएं, वो आपको इन्विजिलेटर वहाँ पे लगवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नीचे और इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है दोस्तों कि यहाँ पे परीक्षा हॉल कक्ष में किसी भी प्रकार के संचार उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन, पेजर तथा कैलकुलेटर किसी भी प्रकार का आदि पूर्णतः प्रतिबंधित है। परीक्षा हॉल में अभ्यर्थी के पास पेंसिल, रबर, व्हाइटनर, मोबाइल किसी प्रकार का संचार उपकरण होने पर अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण दर्ज किया जा सकता है, मतलब आप पर केस, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी की परीक्षा पूर्ण सघन जांच की जाएगी। इस हेतु अभ्यर्थी की सूचना हेतु वर्जित वस्तुओं को जानकारी निम्न अनुसार प्रकाशित की जा रही है। वर्जित मतलब जो आपको नहीं ले जाना है। अब वर्जित वस्तु यहाँ पे हम देखें तो परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में जूते, मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा, मतलब इनको पहनकर हम नहीं जा सकते। अभ्यर्थी चप्पल व सैंडल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। यदि आप शूज़ पहन के जाएंगे, सॉक्स पहन के जाएंगे तो आपको कक्ष से पहले, मतलब जो आपका रूम रहेगा उससे बाहर आपको अपने जूते निकालने होंगे और आपको बिना जूते के अंदर जाना होगा। यदि आप पहन के भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप चप्पल पहन के ही जाएं, आप
जूते मोजे पहन के जाइए, लेकिन सेंटर मतलब वहाँ पे जब आपका एंट्री अंदर हो जाएगी तो आप रूम से बाहर आप निकाल सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। इसके बाद चेहरे को ढककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एक्सेसरीज जैसे बालों के बांधने का क्लेचर, बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाली मेटेलिक चमड़े के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्मे, पर्स, वॉलेट, टोपी आदि वर्जित है। ये आपको सामान नहीं ले जाना। यदि आप ले भी जाते हैं तो आप अपने अपने जो पेरेंट्स साथ में गए हैं, कोई फ्रेंड सर्कल साथ में गए हैं, या फिर आप किसी साधन से गए हैं तो आप उसमें रख दीजिए, या फिर वहाँ पे रखने की व्यवस्था होती है रूम में, बिल्कुल आपको टोकन नंबर दिए जाएंगे और उसमें आप बढ़िया आराम से रख सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट नंबर पर हम देख सकते हैं कि अभ्यर्थी परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचे। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। मतलब आपका पेपर 10 बजे से स्टार्ट है तो 9:45 पर आपका एंट्री बंद हो जाएगी। तो आपको 9:30 बजे तक हाउ इन कंडीशन पे पहुंच जाना है। प्रवेश दूसरे नंबर पर दिया है, परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रवेश पत्र को अनिवार्य रूप से साथ लाएं। ठीक है, ये बिल्कुल जरूरी है। कृपया तीसरे नंबर पर देखें, कृपया ध्यान रखें ये परीक्षा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रोजगार और निर्माण में प्रकाशित सहायक प्राध्यापक हिंदी 2022 के विज्ञापन क्रमांक देश 30/12/2000 तथा इसे संबंधित विज्ञप्ति शुद्धिपत्रों के अंतर्गत संपादित की जाएगी। मतलब ये हिंदी का मतलब एडमिट कार्ड था, इसलिए हिंदी के बारे में बताया गया है। दूसरे में नंबर पर देखें तो अपने प्रवेश पत्र की सुरक्षा के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं तथा अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की एक प्रति स्वयं अपने पास सुरक्षित रखें। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा में प्रवेश पत्र का उपयोग किया जाता है तो यह सिद्ध करने का दायित्व आपका होगा कि आपने अन्य व्यक्ति की सहायता नहीं ली है। ठीक है, ये बात अच्छी तरीके से समझ गए। इसके बाद 5वें नंबर पर हम देखें, परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि आप ये पाया जाता है कि आपने आयोग से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। मतलब आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है शुरू से लेकर लास्ट तक, जब भी बीच में आप पकड़ा जाएंगे मतलब ज्वाइनिंग तक, तो आप वहीं से आपकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी। 6वें नंबर पर देखें तो परीक्षा कक्ष में निर्धारित अनुक्रमांक पर ही बैठें। प्रवेश पत्र पर अंकित अनुक्रमांक रोल नंबर को ही OMR सीट के निर्धारित स्थान पर लिखें तथा संबंधित गोले सही भरें। और इसके बाद यहाँ पे भरे। फिर इसके बाद 7वें नंबर पर देखें तो प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ इस प्रकार के होंगे तथा परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से OMR सीट आधारित होगी। इसके बाद ये तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें नीचे हम और स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10वें नंबर पर कि अभ्यर्थी अपने OMR सीट कक्ष के बीचक के हाथ में ही सौंपें एवं उनकी अनुमति पश्चात ही कक्ष छोड़ें। ये ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन आप इतने एग्जाम देते आए, इतना तो आप समझते ही हैं। और इसके बाद 11वें नंबर पर हम देखें, परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए परीक्षा हॉल कक्ष से निष्कासित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा जारी विज्ञापन दर्शित अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत अपने विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र की जांच मिलान स्वयं के ऑनलाइन ऑफलाइन के पत्र से कर लें। यदि कोई विसंगति हो तो परीक्षा नियंत्रक मध्य प्रदेश को लोक सेवा आयोग इंदौर को तुरंत सूचित करें ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। अपने ऑनलाइन प्रवेश पत्र पर ही विहीन स्थान पर अपना फोटो चिपका कर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें। मतलब एक फोटो भी आपको साथ लेके जाना है। यहाँ पे क्लियरली लिखा, अपने फोटो चिपकाकर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर करें तथा फोटो आवंटित परीक्षा के केंद्र अध्यक्ष से अनिवार्यता से प्रमाणित करवाएं। फिर इसके बाद अपनी फोटो को एक प्रति साथ ले आए। उक्त फोटो के पीछे अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर एवं रोल नंबर अंकित कर आगामी कार्रवाई हेतु परीक्षा केंद्र अधीक्षक को प्रस्तुत करें। ये आपको लेके जाना है ना, एक फोटो आपको जरूर लेके जाना है साथ में पासपोर्ट साइज का। इसके बाद नोट में दिया है कि उक्त प्रक्रिया उपरांत ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की पात्रता होगी। मतलब आप इस कंडीशन को फॉलो करते होंगे तभी। प्रश्न पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपने आपत्ति परीक्षा नियंत्रक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रमाण के 7 दिवस की अवधि में सशुल्क आयोग की वेबसाइट द्वारा उपलब्ध लिंक के माध्यम से, मतलब जो यदि क्वेश्चन पेपर में कुछ गलत आता है तो आप इसका चैलेंज कर सकते हैं। मतलब 7 दिनों के अंदर आपको इसकी लिंक मिलेगी, ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद 15 नंबर पर हम देखें तो परीक्षा परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे। अतः परीक्षा परिणाम तथा अन्य जानकारी हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा की आयोग से
वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नीचे इंस्ट्रक्शन दिए हैं जो कि मध्य प्रदेश के जो कुछ कैंडिडेट हैं जो कि उनको कुछ इसमें मिलता है फ़ायदा। तो यहाँ पे हम देखें तो सीधा सीधा थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको। आयोग से परीक्षा संबंधित अंतर्गत प्रवेश पत्र में स्वयं प्रमाणित पत्र संलग्न करना आवश्यक है। और इसके बाद नोट में दिए हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी को नियम अनुसार आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति कर यात्रा व्यय बैंक केंद्र अध्यक्ष को अनुभावी विभागीय अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रतिलिपि, आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा की मूल टिकट जिसमें दिनांक, यात्रा का स्थान व किराए की राशि का स्पष्ट उल्लेख हो प्रस्तुत करने पर मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार यात्रा भत्ते का भुगतान अभ्यर्थियों के बैंक खाते में ऑनलाइन पद्धति से संबंधित केंद्र द्वारा किया जाएगा। यात्रा व्यय का नगद भुगतान नहीं किया जाएगा, मतलब आपको बाद में आपके ट्रांजैक्शन हो जाएगा आपके अकाउंट में और ये आपको बाद में मिलेगा। हमें ये सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए है। मतलब आपका जो यदि दूर से आते हैं आप और तो आपके पास यदि टिकट है तो बिल्कुल आपका टिकट आने जाने का खर्च इसमें मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन हमने आपको बताए हैं वो अच्छी तरीके से समझ गए हैं। और यदि कुछ छूट रहा है तो कमेंट सेक्शन में हम बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और उसकी जानकारी भी हम हमारे चैनल के माध्यम से या फिर डायरेक्ट हम कमेंट्स में आपको बता देंगे। तो फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही है और 9 जून के अकॉर्डिंग हमें तैयारी करना है। बार बार हम आपसे रिपीट कर रहे हैं और कन्फ्यूजन नहीं होना है। और हमने भी ऐसा कोई कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं रखी है। सिचुएशन कंडीशन ऐसी बन रही है, इसीलिए हमने ऐसा बोला भी है कि डेट एक्सटेंड हो सकती है। वो तो अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन 9 जून के अकॉर्डिंग तैयारी करना है, क्योंकि लास्ट डिसीजन, अंतिम जो निष्कर्ष निकलेगा वो पीएससी की ओर से निकलेगा और एग्ज़ाम बढ़ाना है या होगा वो पीएससी ही करेगी। बस ये है कि हम अनुमान लगा लेते हैं, लॉजिकल फैक्चुअल कंडीशन क्या बन रही है उस पर हम बता सकते हैं और जो हमारे सोर्सेस हैं उसके रिगार्डिंग हम बता सकते हैं। बाकी कंफर्म पीएससी ही करने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।